स्टूडेंट्स ये है आपका लास्ट लेक्चर, सैलरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टेकअप करेंगे सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट। 5-6 पॉइंट्स हैं, 1 से 2 लेक्चर शूट होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, मतलब इन पॉइंट्स को आपको डेफिनेशन पर्पज से, शॉर्ट नोट पर्पज से एंड मे बी एमसीक्यू पर्पज से पता होना चाहिए। वेरी स्मॉल पॉइंट्स, हैव अ लुक एट इट। स्टूडेंट्स पहली चीज़ जो मैंने लिखी है वो लिखी है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के अपार्ट अगर एम्प्लॉय को बिना किसी नाम या बिना किसी लेबल के, बिना किसी रीज़न के प्रॉफिट की हिस्सेदारी दी जाती है सैलरी की जगह पे, गेटिंग इट। मान लो तुम्हारे फर्म को इस बार 10 लाख का अधिक मुनाफा हुआ, तुम महीने का कमाते थे 12,000, मगर एम्प्लॉयर ने बोला सैलरी ना लेके तुम ये 20,000 ले लो, गेटिंग इट। ये प्रॉफिट के ल्यू में जब आप सैलरी को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें समझनी है। जितना कंपनसेशन एसएससी द्वारा एम्प्लॉयर के थ्रू रिसीव हो रहा है पूरा टैक्सेबल होगा, मतलब नॉर्मल टैक्स लॉस चलेंगे, 2.5 लाख की लिमिट एक्सीड करेगी टैक्सेबल कर दोगे। ये पेमेंट फॉर्मर एम्प्लॉयर द्वारा भी रिसीव की जा सकती है, मतलब हम जिस इंस्टीट्यूशन में पहले काम करते थे उस इंस्टीट्यूशन द्वारा भी अगर मुझे ऐसी कोई पेमेंट आज के अकाउंटिंग ईयर में मिली है तो टैक्सेबल होगी इसी प्रीवियस ईयर में। पेमेंट मेड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव हो रही है वो भी टैक्सेबल होगी इसी के हेड में। या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टूडेंट्स, की मैन वो व्यक्ति होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मुख्य होता है। ऐसे व्यक्ति का हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। सीईओ हो गया आपकी कंपनी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, एमडी हो गया, मतलब जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी ग्रो की है वो की मैन है और उसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो आप अगर किसी कंपनी के की मैन थे और आपके लिए केआईपी की पॉलिसी एडजर्न करवाई गई थी, इस पॉलिसी के तहत अगर आपको कोई पेमेंट प्राप्त होती है तो वो भी किस में आ जाएगी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में, एंड इट विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल लॉस। प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोविडेंट फंड वो पेमेंट होता है जो एम्प्लॉय को रिटायर होने के बाद एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है। ये प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है जनरली एक 9.5% एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है, 9.5% एम्प्लॉयर की, या कभी कभी 12% एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है, 12% एम्प्लॉयर की, मतलब जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। ये प्रोविडेंट फंड के 3 प्रोविडेंट फंड की कैटेगरीज होती हैं। स्टैट्यूटरी, STATUTORY, मतलब वैधानिक। इसमें अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड की रकम को जमा करता है तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक सरकारी खाता है, तो या तो तुम टैक्स सरकार को दो या किसी और खाते में सरकार को पैसा दो, बात तो वही बनी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मगर इस पे सरकार का बहुत कंट्रोल नहीं रहता है, इस वजह से थोड़ा सा टैक्सेबल है, थोड़ा सा एग्जेम्प्ट है। मतलब एम्प्लॉय अगर 1.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन करके बैठा है तब तो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 80CC में, मगर यदि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन चाहे 12% हो चाहे 9.5% हो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 80CC से बढ़ता है, मतलब 80CC का लिमिट कितना है, 1.5 लाख, तो अगर इस 1.5 लाख से बढ़ जाता है तब वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और वहीं अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, बस खत्म होने वाला है 5 मिनट, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से अधिक होता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब 12% तक एग्जेम्प्ट रहेगा। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से इस वजह से टैक्सेबल होता है क्योंकि ये कोई सरकारी खाता नहीं है, ये हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में 10 वर्कर काम करते हैं, हमने खुद एक खाता खोल दिया है अपने नाम से, वो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का खाता। हम उसी खाते में अपने 10 एम्प्लॉय का पैसा जो है प्रोविडेंट फंड का जमा करते हैं, तो एक तरह से हम वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट भी तो कमा रहे होंगे, तो ये पूरी तरह से क्या होता है, टैक्सेबल होता है। यही कहा गया है कि अगर URPF में से भी एम्प्लॉय को प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होती है तो वो रिसीव की जाएगी। अंतिम बात करते हैं स्टूडेंट ASAF, इसका मतलब है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड।
देखो, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड किसी एम्प्लॉय के डेथ होने पे या इनकैपेसिटी का मतलब है एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया कि रिटायरमेंट के बाद अब वो कोई और नौकरी करने में सक्षम नहीं है, या फिर वो एम्प्लॉय के ऊपर जो डिपेंडेंट थे उनको हम पैसा दे रहे हैं, या एम्प्लॉय इनकैपेसिएट हो गया है, या अंतिम बात, अगर एम्प्लॉय ने पैसा नेशनल पेंशन स्कीम में अपना ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अगर तुमने नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र किया है तो 1.5 लाख, अगेन 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके आगे टैक्सेबल हो जाएगा। और इन दोनों भी केसेस में अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, जरा नोट्स दिखाओ, शो मी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ATC की डिडक्शन तुम्हें मिलेगी, कहाँ तक मिलेगी? सबसे पहले बात तो ये देखना, अगर तो 1.5 लाख तक का है फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक और चीज़ है, अगर एम्प्लॉय मर चुका है और उसके घर वाले जो उस पर डिपेंडेंट हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। और अगर एम्प्लॉई असक्षम हो गया, असमर्थ हो गया, आगे कोई नौकरी नहीं कर सकता है, डिसेबल हो गया, तो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। पर यदि इन 3 क्राइटेरिया के अलावा उसको सुपर एनुएशन फंड रिसीव होता है, वो फुली तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। केवल इन 3 तरीकों में आपको छूट है, अदरवाइज SAF पूरी तरह से क्या है? टैक्सेबल है। विद दैट बीइंग सेड, सैलरी का चैप्टर हुआ कंप्लीट। थैंक यू क्लास।